डेडली कंडीशन होता है। अगर वो हो जाए तो उससे प्लमोनरी एम्बोलिज्म होता है, उसमें डेथ करीब सर्टन होता है, 90-95% डेथ हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, ये एक प्रिवेंटेबल चीज़ है कि हम चाहें अस्पताल में तो बचा सकते हैं और फाइनल कॉम्प्लिकेशन जो है प्लमोनरी एम्बोलिज्म, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसको बचाने के लिए बड़े ही कॉमन टूल एंड मैकेनिज़्म है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो हम अकेले नहीं कर सकते। वो वार्ड के लेवल पे मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सेज अगर सब मिल के एक कदम उठाएंगे तो ये प्रिवेंटेबल डेथ काफ़ी कम हो सकता है। सारे हैं, पर आज हमारा कंटेक्स्ट था कि हॉस्पिटल रिलेटेड ये बेसिकली कंडीशन है जिसमें आपकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में रक्त का प्रवाह बिना रुके चलते रहना चाहिए। कोई भी कंडीशन जो इस प्रवाह में रुकावट करती है उसमें खून के थक्के जम जाते हैं। वो खून के थक्के या तो हमारे पाँव में जम जाते हैं, जिसके बारे में डीवीटी हम बता रहे हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती है। फिर वो खून का थक्का वहाँ से लिम्ब से निकल के हमारे छाती में या हार्ट में जा सकता है और वो ब्लॉक कर सकता है। उसमें कई बार जो अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो जाते हैं कि भाई अभी तो डिस्चार्ज हो के आया था, कल ही डिस्चार्ज हुआ था, ठीक ठाक था, अचानक से क्या हो गया। तो ये कंडीशन होती है कि हॉस्पिटल में पकड़ लो 3 दिन से या 5 दिन तक पेशेंट वहाँ पे लेटा हुआ है, नहीं मूवमेंट हुए तो खून जम जाता है, वो जाके बाद में ब्लॉक कर देते हैं आर्टरीज में, जिसमें अकस्मात डेथ हो जाती है जो ठीक ठाक पेशेंट था। तो इसी प्रिवेंशन की अवेयरनेस के लिए हमने ये आज आयोजन किया। कारण है खून थक्का अपने नसों में जमने का, जो बहुत कॉमन है जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और ये ऐसी बीमारी है जिसको हम बचाव कर सकते हैं। जब मरीज़ एडमिट होता है, कई कारण होते हैं जिससे उसको खून के थक्के जमते हैं, जैसे कि वो बेड रिडन हो गया है, कोई उसको चोट ट्रॉमा लगी है, या कोई उसको अंडरलाइन कोई बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है जिससे खून के थक्के ज़्यादा जमते हैं। जैसे हमारे पास ऐसा मरीज़ आता है तो हम उसको ऐसी दवाइयाँ और ऐसा उसको जो उसकी बचाव के लिए उसको मूवमेंट्स कराने हैं बॉडी के, वो हम शुरू से ही उसका ध्यान रखें। उससे पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा और आने वाले टाइम में इसकी अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, ये बीमारी जो इतनी ज़्यादा थी अब हमें बहुत कम दिखती है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, पर इसकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो जान जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर डीवीटी अकेला रहता है, केवल पैर में रहता है, तो भी पैर में स्वेलिंग आ जाती है, लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, पैर में अल्सर हो सकते हैं, तो ये काफ़ी दुखदाई होती है लोगों के लिए। और ये बहुत आसानी से प्रिवेंट की जा सकती है। आजकल काफ़ी सारे स्कोर हैं जिनसे अपन देख सकते हैं कि किसको कितना रिस्क है, उसके हिसाब से बहुत सारी इफेक्टिव मेडिकेशन अवेलेबल हैं जो स्टार्ट की जा सकती हैं, जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इस सेमिनार का यही मुद्दा था कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, डॉक्टर्स और स्टाफ को और आम लोगों को भी जागरूक किया जाए ताकि इसको प्रिवेंट किया जा सके। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज के कारण से होता है। यूजुअली हार्ट अटैक सडन ही आता है, उसमें कोई यूजुअली वार्निंग सिम्टम काफ़ी कम रहते हैं, और अगर वार्निंग सिम्टम होते भी तो वो हल्के होते हैं। यूजुअली पेशेंट उनको इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको पहले हल्का पेन हुआ लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। तो हार्ट अटैक सडन ही आता है, और इस ख़राब बात यह है कि जो ज़्यादातर डेथ होती है वो शुरू के आधे घंटे में ही हो जाती हैं। तो ये काफ़ी कॉमन है डेथ का कारण। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए इसके लिए लाइफस्टाइल, स्मोकिंग बंद रखना, अपने शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट ठीक रखना, डाइट में हेल्दी फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल ये खाना, घी, मलाई, मक्खन, सैचुरेटेड फैट ये कम यूज़ करना, ये इसको प्रिवेंशन के लिए किया जा सकता है। आप बताइए डॉक्टर साहब, थ्रोम्बोसिस क्यों होता है, इसके बचाव क्या है? थ्रोम्बोलिसिस के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एज है, और कोई प्रोलॉन्ग सर्जरी या लंबी सर्जरी के बाद हो सकता है, डिलीवरी के बाद महिलाओं में हो सकता है, कैंसर के पेशेंट्स में हो सकता है, या लॉन्ग ट्रैवल, स्पेशली एरोप्लेन ट्रैवल 5 घंटे से ज़्यादा का जो हो, उसमें भी डीवीटी के काफ़ी रिस्क रहते हैं, जिसको इकोनॉमिक क्लास सिंड्रोम बोला गया है। तो समाज में लोगों को पता हो कि क्या कारण है, और अगर उनमें होता है कि उसके लक्षण क्या हैं। इनमें सबसे जो कॉमन लक्षण है कि बाकी तो डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि पैर पे सूजन आना, पैरों में दर्द होना, है ना, और सांस फूलने की समस्या होना, धड़कन बढ़ना और सांस की रुकावट होना, ऐसे लक्षण इस बीमारी में पाए जाते हैं। तो जैसे कुछ लोग ऑपरेशन करा के घर जाते हैं तो उनको इसके लिए विजिलेंट रहना चाहिए घर पे। डिलीवरी के बाद महिलाओं को भी विजिलेंट रहना चाहिए, और इसकी रोकथाम के लिए जल्दी मूवमेंट, अर्ली एम्बोलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ऐसे लक्षण आते हैं, समय पर डॉक्टर की सलाह लेके और ट्रीटमेंट लेके इससे और इसकी कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो जेंट्स में ज़्यादा है, मेल में ज़्यादा है फीमेल से, बट कुछ कंडीशन हैं जिसमें जैसे डिलीवरी के बाद महिलाओं में, अपने जो ग्रामीण इलाके हैं, इग्नोरेंट नहीं होते, उनको काफ़ी लंबे टाइम तक
आराम की सलाह दी जाती है, वो चलना फिरना जल्दी शुरू नहीं करती, तो ये एक गलत बात है। डिलीवरी के बाद जैसे महिलाएं जल्द अर्ली एम्बुलाइजेशन जिसको कहते हैं, जल्दी चलना फिरना शुरू करें तो ये काफ़ी हद तक इस चीज़ से बच सकते हैं। कितना एज फैक्टर को ये प्रभावित करता है? एज फैक्टर देखिए, वैसे तो कोई एज फैक्टर नहीं है, लेकिन 60 साल से ऊपर के लोगों में रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है।